वाली 26 जनवरी को आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में फिर से झंडा लहराएंगे। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूंगी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बड़ी शख्सियत जिसे आज हम ही नहीं जानते, पूरा मध्य प्रदेश उनको जानता है। आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य और कांग्रेस की एक ऐसी नेत्री जो जिनका आए दिन चर्चा में रहती हैं। तमाम महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो जंग लगातार लड़ती रहती हैं और ऐसी ही खास मेहमान हैं जिसे हम और आप सब जानते हैं। नूरी खान हमारे साथ जुड़ी हुई। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक, हमारे आपकी जन अदालत न्यूज़ के दर्शक एक बार फिर से आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। आपके राजनीतिक जो पड़ाव रहा है, किन किन आपने भागीदारी की है? जन अदालत में आज मुझे आकर बहुत खुशी हो रही है और चूंकि राजनीतिक पड़ाव की बात रही है तो जीवन पूरा संघर्षों से भरा है। आज मैं अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य हूं मध्य प्रदेश की। आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है, लेकिन मैंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। 1998 से, यानी कि महज 16 या 17 साल की उम्र में मैं राजनीति में आ गई थी, छात्र राजनीति में। कई सारे मैंने मजदूरों को लेकर आंदोलन किए और छात्र जीवन में जिला अध्यक्ष रहते हुए 10 दिन की जेल यात्रा भी मुझे करनी पड़ी थी। उसके बाद मैं युवक कांग्रेस के रूप में मैंने काम किया, महिला कांग्रेस में भी काम किया। वर्तमान में भी मैं महाराष्ट्र की प्रभारी और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ। साथ ही सबसे कम उम्र की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश से 2010 में मैं चुनी गई। वो भी एक इलेक्शन यानी कि इलेक्टेड रूप में मेरा जो चयन उस वक्त हुआ था। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैं पिछले 12 सालों से प्रवक्ता हूं। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया पैनलिस्ट के रूप में भी मैं चुनी जा चुकी हूं। जीवन मेरा संघर्ष से रहा और राजनीति का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ जनता की सेवा करना रहा है। गरीबों की लड़ाई लड़ना, धर्म जाति से ऊपर उठकर जरूरतमंद के लिए काम करना, चाहे मजदूरों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो या महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हो, हमेशा मैं मैदान में नजर आई हूँ। साथ ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन जो रहा वो शिप्रा बचाओ आंदोलन था, जिसमें मैंने 72 घंटे की एक आमरण अनशन की। साथ ही 20 फीट पानी पर बैठकर मैंने एक धरना दिया था पानी के ऊपर। तो मेरी ये कोशिश थी कि शिप्रा मोक्षदायिनी है और एक मुस्लिम बेटी होने के नाते जब मैं माँ शिप्रा की लड़ाई मैंने लड़ी तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है कि धर्म से ऊपर उठकर हमें अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए लड़ना चाहिए और यही मेरा ध्येय है। जन अदालत न्यूज़ पर नूरी खान जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने एक सद्भावना को देखते हुए, जहां बीजेपी आए दिन आरोप लगाती है, हिंदूवाद करती है, लेकिन यहाँ पर नूरी खान ने एक बड़ा कड़ा जवाब वहाँ पर दिया है। नूरी खान जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ पर सभी दर्शक ये आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय कोरोना का पड़ाव चल रहा है, तो कोरोना को देखते हुए तो आप भारत के अंदर कोरोना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल भारत की जनता जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि जिस समय हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे उस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर हमें रोक लगानी चाहिए थी। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही एक ट्वीट करके सचेत कर दिया था कि हमें सचेत हो जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त कोरोना का मजाक बनाया जा रहा था। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ या फिर मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करती हूँ तो आप उनका ट्वीट देखेंगे 19 फरवरी को, तो वो कह रहे होते हैं कि कोई भी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक से बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोरोना की संख्या 300 थी तब हम पूरे तरीके से लॉकडाउन में थे। आज जब संख्या 18 और 19 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है तो पूरा जो देश है वो खुल चुका है। तो कहीं ना कहीं इसमें गलत रणनीति का उपयोग किया गया है। सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा देते और बाहर से आने वाले जितने भी यात्री थे उनकी जांच कर ली जाती, उनको आइसोलेशन में रख दिया जाता, तो कोरोना भारत तक नहीं पहुंच पाता।
उसके बाद कोरोना के लिए जितनी भी पीएम केयर फंड में जो राशि जमा हुई है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके माध्यम से हमें अस्पतालों में और पीपीई किट जो पहुंचाने चाहिए थे, अगर मैं आशा कार्यकर्ता की बात करती हूँ, डॉक्टर्स की बात करती हूँ, पुलिस कर्मियों की बात करती हूँ, नर्स की बात करती हूँ, तो उनके लिए भी हमारे देश में सुरक्षा साधन पूरे तरीके से मुहैया नहीं है। आज अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े से बड़े नेताओं को कोरोना हो रहा है, उन्हें अच्छा इलाज मिल रहा है, लेकिन क्या एक आम जनता, एक आम आदमी अगर कोविड-19 से ग्रसित हो जाता है तो क्या वही सुविधा और वही इलाज उसे मिल पा रहा है? ये सोचने वाली बात है। अगला हमारा सवाल है नूरी खान जी, समय हमारे साथ आपकी जनता न्यूज पर है। एक बड़ा सवाल आता है, आप एक सशक्त महिला हैं और कमलनाथ सरकार में भी आपने एक मजबूत महिला के रूप में, सशक्त महिला होने के साथ साथ महिलाओं की आवाज़ को उठाया है। 15 साल आप विपक्ष में भी रही हैं और आपको 15 महीने आपने कांग्रेस की सरकार रही है। तो एक सवाल जाता है कि इस प्रकार से 15 साल जो आपने देखे होंगे और 15 महीने भी आपने देखे होंगे, तो जनता ये जानना चाहती है किस प्रकार से जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ है 15 साल और 15 महीने किस तरीके से देखती हैं? शिवराज सिंह चौहान जी के 15 सालों की बात करती हूँ तो ये मैं या कमलनाथ जी नहीं कहते, बल्कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 15 सालों में महिला अपराधों में, महिला अत्याचार में और बलात्कार में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गया था। यानी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, न प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित थी, और तो और तत्कालीन सरकार के गृह मंत्री के घर के करीब में एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके उसकी लाश को पटक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मामा कहना और भांजियों की रक्षा करना, दोनों जो चीजें थी वो 15 सालों में यथार्थ होती नजर नहीं आई। लेकिन अगर मैं 15 महीनों की बात करती हूं तो आप फिर से आंकड़ों पर आइए। महिला अपराध और अत्याचार के आंकड़ों में 15 महीनों में कमी आई। और तो और अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ, सुरक्षा की बात करती हूँ, तो आदरणीय कमलनाथ जी ने महज 35,000 रुपए के खर्चे में एक पिता या एक पति अपनी बेटी या पत्नी के नाम संपत्ति कर सकता है। ये कितना बड़ा अधिकार था जो कमलनाथ जी ने महिलाओं को सौगात के रूप में दिया। महज 1100 रुपए के खर्चे में आप अपनी बेटी को या पत्नी को अपनी संपत्ति में हकदार बना सकते हैं। तो ऐसे ठोस कदम महिलाओं को मजबूत करने के लिए उठाए गए। अगर मैं राशि की बात करती हूँ, कन्यादान राशि योजना की, तो 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर सबसे ज्यादा मजबूत कदम उठाए गए तो कमलनाथ जी द्वारा उठाए गए। आज मेरे जैसी एक साधारण से परिवार की बेटी होकर अगर अल्पसंख्यक आयोग की, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में पहली बार कोई मुस्लिम महिला इस पद तक पहुंची है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की महिलाओं के प्रति उदारवादी सोच रही है, जिसका नतीजा मैं हूं, साथ में कई सारी महिलाएं हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो महिलाओं को सुरक्षित करके 15 महीनों में कमलनाथ जी ने दिखाया। एक बड़ा सवाल आता है राम मंदिर को लेकर के, जिस प्रकार से राम मंदिर पर जो सियासत चल रही है, तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, उमा भारती जी ने भी कहा है कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी आया है, एक आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है, संजय सिंह जी ने कहा है कि उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दलित को लेकर भी एक कमेंट आया है। तो एक सवाल ले लेते हैं कि इस प्रकार हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान कोरोना में बेरोजगार हुआ है। हमारे देश की आधी आबादी गांव में रहती है और गांव का युवा बेरोजगार हुआ है। तो इस समय एक बड़ा सवाल ये भी है लोगों के जहन में कि उनको समय से रोजगार से वो वंचित हुए हैं। तो क्या राम मंदिर जरूरी है या बेरोजगार लोग? देखिए, देश का जो युवा है वो बेरोजगार महज कोरोना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। एक तरफ तो हर साल 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सपना दिखाया गया। 2.5 करोड़ के हिसाब से यानी कि अभी कम से कम 12 से 15 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। रोजगार स्वप्न बनकर रह गया है। उस पर कोरोना की मार पड़ी। कोरोना की वजह से लाखों जो रोजगार कर रहे थे वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो नए रोजगार उत्पन्न करने की तो बात मुझे लगता है कि सपना बनकर रह गई है। तो ऐसे में सरकार की गलत नीतियों की वजह से, ये चाय नीति, पकोड़ा नीति की वजह से आज एक होनहार और पढ़ा लिखा युवा भटक रहा है।
और अगर हम बात करते हैं, आपने जैसा कि बताया कि देश को राम मंदिर की जरूरत है या रोजगार की जरूरत है, मैं दोनों ही मुद्दों को अलग मानती हूँ। क्योंकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, और इस देश की जो मुसलमान हैं या इस देश के हिंदू भाई हैं या जो नेता हैं, सभी का ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें माननीय होगा, सम्माननीय होगा। देश के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर झुकाकर माना है। जिस तरीके से उन्होंने जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया है आदरणीय मोदी जी ने, और आपने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, मेरा ये मानना है कि जो सरकार है वो अल्पसंख्यक और दलित विरोधी सरकार है। और दूसरी बात रही कि राम मंदिर होना चाहिए था या रोजगार होना चाहिए था, मैं किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और ये फैसला सभी के लिए सम्मानजनक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे लिए मजहब से बढ़ के देश का संविधान है, देश का कानून है, और उसी कानून और संविधान को मानते हुए आप देखिए कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, देश ने शांति के साथ स्वीकार किया। 5 अगस्त को जब शिलान्यास पुनः किया गया मोदी जी द्वारा, तब भी देश के मुसलमानों ने खामोशी के साथ इस फैसले का सम्मान किया। तो कांग्रेस का भी ये विचार था कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे लिए सम्माननीय होगा, और उसी तरीके से इस फैसले का सम्मान आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने किया है, इस देश के मुसलमानों ने किया है। रही रोजगार की बात, तो बहुत बुरी हालत है इस देश की। इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इस देश में करोड़पति उद्योगपतियों को कर्जा दिया जा रहा है, देश से बाहर भगाया जा रहा है, और एक आम आदमी जो बिजली का बिल नहीं भर पाता, उसकी मोटरसाइकिल तक जब्त करके थाने में या फिर बिजली दफ्तर में पटक दी जाती है। तो ये जो दोहरे तरीके से ये देश चल रहा है, ऐसे नहीं चलना चाहिए। इस देश में अल्पसंख्यकों को, दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, रोजगार तो युवाओं को मिलना चाहिए। ये कहां से देंगे मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन इनकी जो गलत रणनीति है, एक तरफ तो चाइना के राष्ट्रपति को बैठकर झूला झुलाया जाता है, 3000 करोड़ की मूर्ति लगा दी जाती है, लेकिन वहीं पर चाइना के बहिष्कार की बात की जाती है। तो बहिष्कार की बात सिर्फ आम जनता के लिए, सरकार के लिए नहीं है। तो ये दोहरा रवैया और दोहरी नीति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल ले लेते हैं, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश से लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या ऐसी कौन सी बड़ी वजह मानती हैं आप? ये जो पूरा षड्यंत्र है ये सिंधिया जी द्वारा किया गया है, रचा गया है, और राजनीतिक लालसा, इतनी कम उम्र में कांग्रेस द्वारा इतना सम्मान मिलने के बाद भी कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व पर उंगलियां उठाना और एक मतलब कि जाकर विधायकों को बेच देना। तो जिन्हें पैसा मिल रहा है वो जा रहे हैं, यानी कि उनकी विचारधारा कांग्रेस की नहीं थी, उनकी विचारधारा फायदे की थी, और फायदे का सौदा करने की कोशिश में एक जनता का जो बड़ा लोकतंत्र था, मताधिकार था, वो सिंधिया जी ने और उनके साथ गए हुए विधायकों ने बेचा है। कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है, जिसे जाना है वो जाएगा, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा कभी खत्म नहीं होती है। कांग्रेस का सपना सत्ता को लेकर कभी नहीं रहा। सत्ता और सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने खुद के खर्चे पर मध्य प्रदेश की जनता से सरोकार रखा है। चाहते तो वो भी विधायकों को खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें संविधान और नैतिक मूल्यों के साथ समझौता करना कभी गवारा नहीं था। और हमें 27 सीटों पर चुनाव मंजूर है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर, जबकि सिंधिया जी और गए हुए विधायकों से जनता सवाल पूछेगी, आपने लोकतंत्र को बेच दिया, लोकमत को बेच दिया, जनता के अधिकार को बेच दिया। और आज मध्य प्रदेश को जब कोरोना से लड़ना चाहिए था, आज आप देखिए 1000 से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हो चुकी है, 40,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं। तो ये सारा खामियाजा कहीं ना कहीं ये खरीद फरोख्त और भाजपा की जो मंशा थी वो इसमें साफ नजर आती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आपके सामने करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखा जाए तो आपको अब लगता है कि आप सरकार बना पाएंगे? देखिए, सरकार तो हमारी बनी हुई थी, षड्यंत्र के साथ गिराई हुई है। अब 27 सीटों पर जो हमें चुनाव लड़ना है, जनता तय करेगी, और जनता
इन जिन लोगों ने जनता के मत को बेचा है, ये जो बिके हुए विधायक हैं, इनसे जनता सवाल पूछेगी और कांग्रेस के हक में कमलनाथ जी के पक्ष में जनता वोट करेगी। आने वाली 26 जनवरी को आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में फिर से झंडा लहराएंगे। ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ध्वज फहराएंगे। बिल्कुल जी जरूर, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कमलनाथ जी वो सत्य हैं, वो संघर्ष हैं, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक मिसाल है। और उन्होंने 15 महीने में सुशासन के माध्यम से मध्य प्रदेश में की जनता को करके दिखाया। अगर हम आईफा अवार्ड की बात करते हैं, किसानों की कर्जा माफी की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के सम्मान की बात करते हैं, दलित और आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं मानती हूं कि 15 महीने की सरकार के साथ आप 15 साल का आकलन कर लीजिए, स्थिति आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य और कमलनाथ संगठन की एक मजबूत महिला नेत्री के रूप में नूरी खान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है और इन्होंने आश्वस्त कर दिया है, सबसे बड़े जवाब दे दिया यहाँ पर कि गणतंत्र दिवस को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के रूप में ध्वज फहराएंगे। तो एक बड़ा सवाल ऐसे में देखना है क्या होता है, ये आगे की सियासत तय करेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ खास मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।